नमस्ते दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 10 का फर्स्ट पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें देखी। गवर्नमेंट बजट क्या है, क्यों है, क्या फीचर्स हैं उसके, उसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं। अब उन कंपोनेंट्स को हमने शुरू किया तो लगभग रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि चार में से एक कंपोनेंट ही हम ख़त्म कर पाए थे, कि मुझे लगा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है कि हम इसे 25 मिनट के वीडियो को 40 मिनट ले जाएं तो ये चैप्टर ओवर हो जाए। तो इसीलिए मैंने इसको दो में ब्रेक कर दिया। तो अब हम अपने दूसरे कंपोनेंट यानी कि कैपिटल रिसिप्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा अपना एक्सपेंडिचर के दोनों टाइप यानी रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, और फिर आएगा आपके डेफिसिट्स और उसके बाद अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड बजट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट ये क्या है? ये गवर्नमेंट के वो मनी रिसिप्ट्स हैं जिसमें लायबिलिटी या तो बढ़ेगी और या तो असेट घटेगा और या फिर दोनों भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ईदर का केस ज़्यादा रहता है, मतलब या तो लायबिलिटी बढ़ने का या असेट घटने का केस होगा। ठीक है, जब ये दोनों नहीं हो रहा था तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट थी, जैसे टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, अब लाइबिलिटी बढ़ना मतलब जैसे किसी दूसरे देश से लोन लेना, ठीक, या किसी बड़े बैंक से लोन लेना या अपने ही आरबीआई से लोन लेना गवर्नमेंट का, इसको वापस करना है तो ये क्या है? एक लाइबिलिटी है। या किसी एसेट को बेचा, जैसे एयर इंडिया के शेयर्स, अब तो इन्होंने पूरे एयर इंडिया ही बेच दिया, ठीक, गवर्नमेंट ने, तो इसको बोला जाता है कैपिटल रिसिप्ट, जो असेट घटाए या फिर लाइबिलिटी बढ़ाए। ये रिकवरी ऑफ लोन से भी हो सकता है। अब हमने लोन दे रखा है, वो रिकवर हुआ तो क्या होगा? एक असेट हमारा घट जाएगा। भाई जब तक लोन किसी को दिया हुआ है वो हमारा डेटर है, एक असेट है। ठीक, बोरोइंग और अदर लाइबिलिटी, हम लोन ले रहे हैं कहीं से, या दूसरी तरीके के रिसिप्ट जैसे कि असेट बेचना, ये सब आ जाता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट में। इसके बाद आते हैं हमारे बजट एक्सपेंडिचर। मैंने चारों टाइप आपको बताए थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, ये चार कंपोनेंट्स हैं। तो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बजट एक्सपेंडिचर में क्लब कर दिया है। ठीक, अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये ना ही कोई असेट क्रिएट करता है ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ाता है। भाई कभी भी हम कहीं खर्चा करेंगे, पैसे देंगे, तो कब देंगे? या तो हम असेट खरीद रहे होंगे या हम लायबिलिटी पे कर रहे होंगे। बट ये क्या है? रेवेन्यू नेचर का है, यानी कि बहुत शॉर्ट टर्म नेचर का है। इस वजह से ना ही ये असेट बढ़ा रहा है ना ही ये लायबिलिटी घटा रहा है। देखिए ऐसे आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ लायबिलिटी घट रही है, बढ़ रही है, कहाँ असेट घट रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन आप ऐसे समझिए कि असेट और लायबिलिटी अपोजिट चीजें हैं, आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा है 11th क्लास में। और एक का बढ़ना और दूसरे का घटना एक ही जैसी चीज है। ठीक, तो जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इनके लिए कैश कोई एसेट नहीं है। ठीक, कैश या बैंक में जो अमाउंट है, जो मनी है, वो कोई एसेट नहीं है। बाकी सारी चीजें एसेट लायबिलिटी है। तो अब ये मान के चलिए कि रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर में एक एस्पेक्ट मनी है। ठीक, तो जो दूसरा एस्पेक्ट होगा वो या तो एसेट होगा या लायबिलिटी, और या तो वो बढ़ेगा या घटेगा। ठीक, अब ऐसे समझिएगा कि जब आप पैसा दे रहे हो, मतलब एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो क्या होता है? या तो आप असेट खरीदते हो या लायबिलिटी पे करते हो, है कि नहीं? तो असेट उस केस में बढ़ता है और लायबिलिटी अगर होती है तो घटती है। ठीक, तो एक्सपेंडिचर को आप ऐसे याद कर लो कि कैश जा रहा है तो या तो असेट आएगा या लायबिलिटी कम होगी। ठीक, और अगर रिसिप्ट का केस है तो कैश आ रहा होगा, अगर कैश आ रहा है तो या तो असेट जा रहा होगा, कम हो रहा होगा, या लायबिलिटी बढ़ रही होगी। ठीक, हम किसी से लोन ले रहे होंगे। इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है। देख रहे थे ना ऊपर, रिसिप्ट में था तो दोनों में सेम लाइन लिखी थी, बस एक में लिखा था डज क्रिएट और एक में लिखा था डज नॉट, है ना? तो पहला डिफरेंशिएशन अपने दिमाग में आप ऐसे बना सकते हो कि भाई एक्सपेंडिचर है तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो या तो असेट आएगा या लायबिलिटी घटेगी। और रिसिप्ट में कैश आ रहा है तो या तो असेट घटेगा, मतलब हमने बेचा होगा इसलिए कैश आ रहा होगा, या हमारी लायबिलिटी बढ़ रही होगी, किसी से लोन ले रहे होंगे। ठीक, अब आई बात रेवेन्यू और कैपिटल में कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो रेवेन्यू में ये दोनों ही चीजें नहीं होती हैं, चाहे रिसिप्ट की बात हो चाहे एक्सपेंडिचर की। ठीक,
चाहे एसेट बढ़ने लायबिलिटी घटने की बात हो, चाहे वहां पे रेवेन्यू रिसिप्ट में एसेट घटने लायबिलिटी बढ़ने की बात हो, दोनों ही केस में रेवेन्यू के केस में क्या होता है, ऐसा नहीं हो रहा होता है क्योंकि वो बहुत छोटा अमाउंट होता है और शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन कैपिटल के केस में ऐसा हो रहा होता है। ठीक समझ गए, चारों की डेफिनेशन आपकी ऐसे क्रिएट हो जा रही है। कैपिटल के केस में ऐसा होगा, ये दोनों चीजों में से एक होगा, और रेवेन्यू केस में दोनों ही चीजें नहीं होंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है कि ना ही जो है एसेट बढ़ रहा है और ना ही जो है लायबिलिटी घट रही है। ये इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे वेज बिल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो क्या करती है, वेजेस पे करती है ना अपने एम्प्लॉइज को हर महीने, जितनी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनको सैलरी मिलती है। इंटरेस्ट पेमेंट, जो लोन ले रखा होता है उसका इंटरेस्ट पे करती है। सब्सिडी देती है पब्लिक को अलग अलग चीज़ों पे। डिफेंस परचेजेस, जैसे कि डिफेंस परचेजेस वैसे इसमें पूरी तरह नहीं आता है क्योंकि डिफेंस में हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी परचेज करते हैं, लेकिन जो हम गन्स, बुलेट्स, आर्म्स, एमिनेशन, इस तरीके की जो भी चीज़ें परचेज कर रहे हैं वो सब कोई बहुत बड़ा एसेट नहीं होती है गवर्नमेंट के लिए। ठीक, ना ही एसेट बढ़ा रही है ना ही लायबिलिटी घटा रही है। सेम वेज बिल, सैलरीज भी हैं लोगों के एम्प्लॉयज की, इससे भी कोई एसेट लायबिलिटी पे असर नहीं पड़ रहा, इंटरेस्ट पेमेंट से भी नहीं पड़ रहा। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब बात आती है कि जो या तो एसेट बढ़ा रहा हो, एक्सपेंडिचर से क्या होगा, एसेट बढ़ेगा लायबिलिटी घटेगी, तो या तो एसेट बढ़ा रहा हो या लायबिलिटी घटा रहा हो। जैसे कि इक्विटी या शेयर्स खरीद लिए हमने किसी कॉरपोरेशन के, चाहे डोमेस्टिक चाहे मल्टीनेशनल। ठीक, जैसे कि आपने सुना होगा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना आपने, नहीं तो आगे पढ़ेंगे कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो इसमें क्या होता है कि बैंक को सरकार खरीद लेती है। इंडिपेंडेंस के बाद से काफ़ी टाइम तक बैंक्स खरीदे गवर्नमेंट ने, ये सब प्राइवेट बैंक थे जो अभी आप सुनते हैं एज गवर्नमेंट बैंक, अब वापस धीमे धीमे बेच भी रही है और मर्ज भी कर रही है। ठीक, जब वो खरीदती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या डोमेस्टिक कॉर्पोरेशंस को, या उनके कुछ शेयर्स खरीदती है, तो वो गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट होता है। वहीं गवर्नमेंट जब कभी अपने लोन वापस रीपे करती है, ठीक, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि वो लायबिलिटी घटा रहा होता है, पुरानी लायबिलिटी को घटाता है। ठीक, लैंड बिल्डिंग खरीदना, ठीक, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीनरी खरीदना, इक्विपमेंट खरीदना, ये जैसे मशीनरी इक्विपमेंट आ गया ना, यही मैं कह रहा था कि डिफेंस में कुछ इक्विपमेंट भी खरीदे जाते हैं, जैसे राफेल विमान और ये सब, ये एसेट्स होते हैं एक तरीके से। हालांकि वो डिफेंस के लिए यूज हो रहे हैं तो इसीलिए एसेट्स नहीं बोले जा सकते पूरी तरह से, क्योंकि उससे कोई प्रॉफिट नहीं बनाने वाले हैं गवर्नमेंट, वो केवल सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए देश की। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली तो ऐसा है ही, देश बचा रहेगा तो बनाएगा, इकोनॉमी चलेगी, नहीं तो क्या ही चलेगी। परचेज ऑफ शेयर्स, शेयर्स परचेज करना। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को जो लोन दिए जाते हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बजट एक्सपेंडिचर और एक तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक तरीके से और बजट एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया जा सकता है, वो है प्लान और नॉन प्लान। प्लान वो जो 5 ईयर प्लान या 10 ईयर प्लान जो बनाती है ना गवर्नमेंट आगे के लिए, उसमें लिखे गए हों जैसे कि रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, हॉस्पिटल बनाना, है ना, असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना स्टेट्स को, इस तरीके के प्लान या प्रोग्राम जो होते हैं, है ना, जैसे अभी एमजी नरेगा योजना आपके को बताई गई थी ऊपर, तो या पिछले वीडियो में होगी शायद, तो इस तरीके के अगर गवर्नमेंट करती है खर्चा तो उसको प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन वो सारे खर्चे जो प्लान नहीं किए गए, रूटीन है ना, जैसे कि सैलरीज देना, डिफेंस के उसमें खर्च करना, सब्सिडीज बांटना, ये सब चीजें क्या होती है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। इसे प्लान करने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे भी देनी होती है। तो चाहे प्लान नॉन प्लान को जोड़ दिया जाए तो भी बजट एक्सपेंडिचर बनेगा, चाहे रेवेन्यू कैपिटल को जोड़ दिया जाए तो भी बजट एक्सपेंडिचर बनेगा। ठीक, इन्होंने एग्जांपल्स को डिवाइड कर दिया ऐसे। अब आता है आपका बजट डेफिसिट। देखिए अक्सर क्या होता है, गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर के काम कर रही है, तो वो प्रॉफिट तो देखती नहीं है कि हम जो है हमारी इनकम मतलब रेवेन्यूज जो है वो 10 लाख करोड़ के हो रहे हैं और तो हम एक्सपेंडिचर 9.5 लाख करोड़ ही करें, ऐसा तो है नहीं। एक्सपेंडिचर तो जितना हो रहा है, जितना बेस्ट मतलब यूटिलाइजेशन बेस्ट हो रिसोर्सेज का, लेकिन जितनी भी बेस्ट पॉसिबल सोशल वेलफेयर है गवर्नमेंट को करना रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, बजट अक्सर एक्सेस हो जाता है, मतलब कि जो आपके खर्चे हैं वो कम पड़ जाते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं और इनकम यानी रेवेन्यू कम पड़ जाता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लेती है, कुछ भी करती है, लेकिन उसको पूरा करती है। अब
चाहे वो लोन ले चाहे कुछ भी करे, ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन है डेफिसिट की। मतलब कि जो भी टोटल रेवेन्यू था या सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर था, उसमें से हम टोटल रिसिप्ट माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है वो क्या है, डेफिसिट है, यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया उतने से। अब यही अगर रिसिप्ट ज्यादा हुई होती तो सरप्लस बजट होता, बट सरप्लस बजट की सिचुएशन अक्सर नहीं आती है। ठीक है, तो जो डेफिसिट बजट है, मतलब कि बजट डेफिसिट है सॉरी, यानी कि जो नुकसान हुआ है बजट में, वो कितने तरीके के हैं, 3 तरीके के हैं। एक रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। कैसे जान सकते हैं हम इन तीनों को, क्या मतलब है इनका, क्या फॉर्मूला है, देखिए चलो। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक, जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर है उसमें से शॉर्ट टर्म रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर दिया तो रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। ठीक, 3 तरीके से मैनेज हो सकता है, बोरोइंग जनरल पब्लिक से, आरबीआई से या बाकी दुनिया से, डिसइन्वेस्टमेंट अपने शेयर्स पब्लिक एंटरप्राइजेस में बेचना, या कट इन एक्सपेंडिचर कुछ सब्सिडीज घटा देना या कुछ करना। इस तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज किया जा सकता है। फिजिकल डेफिसिट, जब टोटल एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू कैपिटल दोनों में से टोटल रिसिप्ट यानी रेवेन्यू और कैपिटल दोनों माइनस कर दी जाए, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को हम रिसिप्ट नहीं मानते, क्योंकि बोरोइंग हम करते ही इसीलिए कि फिजिकल डेफिसिट हो रहा होता है। ठीक, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से टोटल रिसिप्ट हटा वो माइनस कर दें लोन को छोड़ के, तो बचता है वो फिजिकल डेफिसिट होता है। ठीक, ये ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट आरबीआई से या अब्रॉड से बोरोइंग करके ही कवर किया जाता है। ठीक, इम्प्लीकेशन क्या है इसका, ज़्यादा बढ़ेगा तो गवर्नमेंट ज़्यादा बोरोइंग करेगी और उस वजह से इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बढ़ सकता है। ठीक, महंगाई बढ़ सकती है। कैसे भाई, आरबीआई से लेंगे तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। ठीक, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा। भाई जब सबके ज़्यादा पैसा हो तो लोग ज़्यादा पैसे देने को तैयार भी तो होंगे चीज़ों का, तो डिमांड बढ़ी, महंगाई बढ़ी। ठीक, नेशनल डेब्ट, बाहर से उधार ले रही है गवर्नमेंट, तो हमारे देश पे उधार बढ़ रहा है, जिससे जीडीपी ग्रोथ हिंडर होती है, रुकती है, क्योंकि नेशनल इनकम का काफ़ी परसेंटेज पुराने डेब्ट को पे करने में ही जाता रहता है। विशियस सर्किल ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ, ये एक बहुत ही वैसा सर्किल है जिससे बचना मुश्किल हो जाता है कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, फिर इसका कोई भी रोकथाम नहीं पॉसिबल रह जाता एक लिमिट के बाद। क्राउडिंग आउट, हाई फिजिकल डेफिसिट से क्या होता है कि क्राउडिंग ऑफ इफेक्ट बनता है। ये कैसी सिचुएशन है, जब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बोरिंग्स ले ली है बाहर से, ठीक, और फंड की अवेलेबिलिटी घट गई है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि वो कहाँ से पैसा लाएंगे, तो इसीलिए इकोनॉमी में जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो एकदम रिड्यूस हो जाता है कुछ पैसा बचता ही नहीं कुछ बनाने के लिए। इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, और फिर गवर्नमेंट के ऊपर से क्रेडिबिलिटी घट जाती है डोमेस्टिक मार्केट में भी, वोट्स के बेसिस पे, और इंटरनेशनल मनी मार्केट में भी, कि वो आगे लोन नहीं देंगे। प्राइमरी डेफिसिट तीसरा वाला, वो क्या है, ये फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट है। यानी अभी हमने जो पढ़ा फिजिकल डेफिसिट, उसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट घटा दें तो बचता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, डिफरेंस एज यूजुअल आप होमवर्क में पढ़ेंगे। इसके अलावा आता है आपका, ये न्यूमेरिकल्स आप इसी फॉर्मूले के बेसिस पे करेंगे जो तीनों डेफिसिट के फॉर्मूले भी आपने देखे। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और आपका फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट इज एक्सक्लूडिंग द बोरिंग्स, और रेवेन्यू डेफिसिट विच इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक, अब आते हैं बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट पर। बैलेंस बजट है आपका जब गवर्नमेंट के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर बराबर हो। ठीक, इसके क्या फायदे हैं, गवर्नमेंट जो है किसी भी अलग एक्सपेंडिचर में नहीं इंडल्ज हुई, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में, और गवर्नमेंट ने ध्यान रखा कि वो फाइनेंशियली स्टेबल रखा उसने इकोनॉमी को। ठीक, अनबैलेंस बजट जिसमें जो है सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो, कोई सा भी हो, ठीक, वो अनबैलेंस है जिसमें रिसिप्ट या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं है, कोई एक ज़्यादा है। रिसिप्ट ज़्यादा है तो सरप्लस बजट है। फायदे क्या है, आप कभी भी महंगाई से बच सकते हो, एक्सेस, क्योंकि आपके पास एक्सेस एडी है। ठीक, सॉरी एक्सेस एडी नहीं, एक्सेस एडी के होने के कारण जो इन्फ्लेशन होता है उससे आप बच सकते हो, क्योंकि जो है आपके पास एडी को रोकने के लिए, घटाने के लिए सरप्लस बजट है।
ठीक। गवर्नमेंट उसको चाहे तो रेवेन्यू कलेक्शन चाहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के घटाने पे काम में ला सकती है। नुकसान क्या है सरप्लस बजट का कि डिप्रेशन के टाइम पे ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सरप्लस बजट से एग्रीगेट डिमांड घटती है और एग्रीगेट डिमांड घटती है तो अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है, वो एक लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप बन जाएगा। अब डेफिसिट बजट जब कम हो, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, तब क्या होता है? तो पहली चीज़ तो क्या फ़ायदे हैं, एडी आपका बढ़ जाता है, तो इसीलिए जो है हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंड्यूसिंग ग्रेटर एक्सपेंडिचर बाय पीपल, लोग भी ज़्यादा खर्च करेंगे, गवर्नमेंट भी ज़्यादा खर्च करेगी। नुकसान क्या है, ये तब होता है जब एडीएएस को फुल एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी उसके पार निकल जाए, उससे ऊपर निकल जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि दोनों के बीच में, एडी और एएस के बीच में जो गल्फ है यानी कि डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा और एक वेज प्राइस स्पाइरल चालू हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप, महंगाई का जो साइकिल है। ठीक है। चलिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, थोड़ा जल्दी खत्म हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, अगले चैप्टर को टाइम में खत्म कर देंगे। वैसे भी ये चैप्टर आपका 2 वीडियोस में डिवाइडेड है, तो आपको जब भी ये कवर करना है 2 वीडियोस देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे किस चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 11 के साथ, जो भी होगा आपका एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज पर। ठीक है, नाम पढ़ के जाइए आप, वीडियो को तब बंद करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, चैप्टर नंबर 11।